Hello students, today we are going to start a very unique topic and this topic is only for the purpose of information. Not so much information is required for the examination and this topic no numericals is there from this topic. इस टॉपिक पे बेस पे कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है, आपको बस इंफॉर्मेशन के लिए ये टॉपिक देखना है, लेकिन ज़रूरी तो है क्योंकि अभी इस क्लास में भी ज़रूरी है और आगे जाके भी इसकी ज़रूरत पड़ती है. नाउ व्हाट इज़ एनर्जी मास इक्विवेलेंस और व्हाट इज़ E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये एक्चुअली में है क्या. आइंस्टीन ने ये इक्वेशन दी थी एंड ही गेव दिस इक्वेशन ऑन 1905. सो तब ये इक्वेशन उन्होंने दी थी, पेपर्स पब्लिश किए थे. हालांकि इसके लिए उन्हें नोबेल नहीं मिला, लेकिन फिर भी बहुत वर्सेटाइल इक्वेशन है और एक अलग ही डायमेंशन में काम करती है, एक अलग ही चीज़ बताती है आपको. वो क्या बताती है वो समझने के लिए हम आज से 1000-1500 साल पहले चलते हैं कि जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, जब हमने चीज़ों को समझना शुरू किया था कि ये चीज़ वुड की बनी है, कोई चीज़ प्लास्टिक की बनी है, कोई चीज़ स्टील की बनी है, तो ये जो मटेरियल का डिस्टिंग्विश करना है ये हमने सीखा था. तब लोगों ने जब मटेरियल को डिस्टिंग्विश करना सीखा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे मटेरियल्स हैं, लाखों मटेरियल्स हैं इस दुनिया में. तो क्या चीज़ें लाखों मटेरियल्स लाखों चीज़ों से मिलके बनी हैं, लाखों उसके अंदर कंपाउंड्स हैं. धीरे धीरे इस पर रिसर्च होती गई और उसके बाद फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे जब एक पीरियडिक टेबल आपके सामने रखी गई. और वो पीरियडिक टेबल क्या बताती है कि हज़ारों लाखों चीज़ें नहीं हैं इस दुनिया में. क्या हैं? सिर्फ 118 कंपाउंड्स हैं. उन 118-120 कंपाउंड की हेल्प से ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल O2 और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना देते हैं? वाटर. वही ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ मिलती है सो इट विल मेक कार्बन डाइऑक्साइड. तो इनके कॉम्पोजिशन है, इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे सारी चीज़ें बनी हुई हैं. अब सवाल ये है कि एक चीज़ पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए कि क्या कि 118 एलिमेंट्स हैं, इनकी हेल्प से इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो बनी हुई हैं. बहुत अच्छी बात है. इसके बाद रिसर्च और आगे तक गई. वो रिसर्च कहाँ गई कि ये 118 एलिमेंट्स भी किन्हीं 3 चीज़ों पर डिपेंड हैं. उन 3 चीज़ों के कम या ज़्यादा होने से एक अलग कंपाउंड, एक अलग एलिमेंट फॉर्म हो जाता है. वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? दैट इज़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. किसी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की या न्यूट्रॉन की संख्या ये बताती है, उनका नंबर ये बताता है कि वो कंपाउंड कौन सा होगा. किसी में कम होंगे तो वो कुछ और बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा. ज़्यादा होंगे ऑक्सीजन बन जाएगा. क्या समझ में आ गई बात? तो हम लाखों से कहाँ पे पहुँच गए? हम पहुँच गए 118 पे. 118 से कहाँ पहुँच गए? हम 3 पे पहुँच गए कि 3 एलिमेंट्स हैं जो सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं और उनको अलग अलग उनके कॉम्बिनेशन से ही सारी चीज़ें बनती हैं. लेकिन हम इस डिबेट को बहुत सुलझा चुके थे. बिल्कुल फिक्स था हमारे दिमाग में कि हाँ 3 एलिमेंट्स हैं जो चीज़ों को सॉल्व करते हैं. लेकिन उसके बाद आया कि नहीं भाई, 3 नहीं है, 2 ही हैं. 3 भी नहीं है, 2 ही हैं. वो कौन से हैं? एक मैटर है और एक एनर्जी है. एक मास फॉर्म में है आपके पास और एक एनर्जी के फॉर्म में है. कोई भी चीज़ आपके पास या तो वो मास के फॉर्म में है या वो एनर्जी के फॉर्म में है. तो समझिए कहाँ से कहाँ तक एवोल्यूशन पहुँच गया. वो पहुँचा कहाँ से? मिलियन से पहुँचा 118 पे, 100 से 3 पे और 3 से भी कहाँ पहुँच गया? 2 पे. बिकॉज आइदर द मैटर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मास. मास के फॉर्म में होगा या एनर्जी के फॉर्म में होगा. आप अपनी दुनिया में देख लीजिए, आप अपने घर में देख लीजिए कि ज़्यादातर या तो चीज़ें एनर्जी के फॉर्म में हैं या वो मास के फॉर्म में है. क्या नहीं है? ऐसा ही तो है. आप फॉर एग्जाम्पल सुबह खाना बनाने के प्रोसेस को देखें तो गैस जो है वो सिलेंडर में किस फॉर्म में? केमिकल फॉर्म में. इट इज़ राइट नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मास.
लेकिन जैसे ही वो बर्नर में आती है गैस के, वो मास से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इट विल कन्वर्टेड इनटू द हीट, वो हीट पैदा करती है, हीट से आपका खाना बनने लग जाता है। क्या समझ में आ गई ये बात? तो मास और एनर्जी के फॉर्म में ही दो चीजें हैं, और इसके अलावा सोचिए किसी और फॉर्म में है क्या? आपके आसपास मैटर किसी और फॉर्म में है क्या? या तो वो मास के फॉर्म में है या वो एनर्जी के फॉर्म में है। सनलाइट क्या है? एक एनर्जी है, लेकिन ये मार्कर क्या है? एक मास है। एक टेबल मास है, चेयर मास है, हम और आप क्या हैं? मास हैं। लेकिन मैं आपसे जो बात कर पा रहा हूँ वो क्या है? वो किसकी हेल्प से कर पा रहा हूँ? वो एनर्जी की बेसिस पे कर पा रहा हूँ, दैट इज साउंड एनर्जी। मैं आपको देख पा रहा हूँ किसकी हेल्प से? लाइट एनर्जी। तो या तो चीज़ें लाइट एनर्जी के फॉर्म में है या वो मास के फॉर्म में। ये चीज़ें बहुत आसानी से चल रही थी, बहुत हम लोग इस पर रिसर्च कर चुके थे और फिक्स कर चुके थे कि दो ही फॉर्म में होंगी चीज़ें। आइंस्टीन, अब इसके बाद आते हैं। आइंस्टीन ने आके सारी की सारी थ्योरी हिला के रख दी। उन्होंने कहा तुम लोग फालतू की बात करते हो, दो भी नहीं है ये एक ही हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दीज आर दी टू फेसेट्स ऑफ ए सिंगल कॉइन। कैसे? उन्होंने कहा कि मास और एनर्जी ये आपस में कन्वर्टेबल हैं भाई, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? आइस है। आइस को आपने गर्मी दी, हीट दी, वो वाटर में बदल गया। वाटर को आपने हीट दी, क्या हो गया? वो स्टीम में बदल गया। मतलब अभी तक वाटर मास की फॉर्म में था, लेकिन स्टीम का मास नहीं होता। अब वो स्टीम किस फॉर्म में है? एनर्जी की फॉर्म में। क्या समझ में आ गई बात? उसी स्टीम को पकड़िए, ठंडा कीजिए, ठंडा कीजिए, वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मास में। मतलब वो आइस थी तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास थे, आपने उसको हीट दिया, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, वो वाटर में कन्वर्ट हो गए। आपने उसको और ज़्यादा हीट किया, उसके मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा दूर दूर हो गए, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गई। आपने उसको ठंडा किया, वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंसिंग ये बताती है कि वो मास की फॉर्म में रहेगा या वो एनर्जी की फॉर्म में रहेगा। क्या समझ में आ गई बात? तो मास और एनर्जी दोनों कन्वर्टेबल हैं, ये आइंस्टीन ने कहा। आइंस्टीन ने ये थ्योरी दी कि मास और एनर्जी बोथ आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, और उसी के बेसिस पे उन्होंने इक्वेशन बनाई, क्या? E = mc²। एक्चुअली एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास के फॉर्म में होती है ये एनर्जी, लेकिन अब अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज c²। मतलब कि इतनी सारी एनर्जी मिलती है। c इज व्हाट? c इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका भी स्क्वायर 9 × 10⁻16 मीटर पर सेकेंड, उसका मल्टीप्लाई होगा मास में तो उतनी एनर्जी मिलेगी। सोचिए, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। बड़े कमाल की बात है। इतना सा यूरेनियम जिसको जब ब्रेक किया जाता है, न्यूक्लियर फिजन किया जाता है, तो इतने से यूरेनियम को ब्रेक करके आपको इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो आपको बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है। क्या समझ में आ गई बात? अब चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल क्या है कि अगर मैं बात करूं एक एटम की, तो एटम के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत सारे होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इस पेयर को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन, और इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, मुझे इन इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इस न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। इस न्यूक्लियस में अगर आप ध्यान दें तो इन न्यूट्रॉन्स का कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज न्यूट्रॉन्स का नहीं होता। न्यूट्रॉन्स का नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है, नेट चार्ज 0। लेकिन प्रोटॉन्स के पास क्या है? प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज है।
अगर प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, तो सवाल ये है कि पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज तो हमेशा रिपेल करता है एक दूसरे को, और न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे लाइक चार्जेस हैं। तो सवाल ये है कि ये एक दूसरे को रिपेल करके न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर क्यों नहीं आ जाते, है ना बात, समझ में आ रही है बात, कि अगर वहां पे न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो उसका फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक चीज नोट कर लीजिए, न्यूट्रॉन के पास नेट चार्ज 0 होता है। इसका मतलब वो फोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। फोर्स में कौन कंट्रीब्यूशन दे रहा है? प्रोटॉन, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये फोर्स एक्सर्ट करके न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं आ जाते? तो उसके लिए एक चीज हम समझते हैं। देखिए, ये न्यूक्लियस फॉर्म हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पेयर से। मान लीजिए कोई प्रोटॉन था फॉर एग्जांपल 1 kg का, और दूसरा न्यूट्रॉन था कितना? 1 kg का। दोनों को अलग अलग वेट किया, होता नहीं है वैसे 1 kg का, सोचना नहीं कि 1 kg का प्रोटॉन मिलेगा आपको, होता नहीं है। प्रोटॉन का मास 10⁻⁻27 kg के ऑर्डर का होता है। तो इन प्रोटॉन्स को जब आपने साथ में लाए, एक न्यूक्लियन बनाया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जब आपने न्यूक्लियन बनाया, तो इसका मास 1 kg प्लस 2 kg, सॉरी 1 kg प्लस 1 kg 2 kg होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही आप इसको मर्ज करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, तो इसका मास 1.8 kg रह जाता है। ये सिर्फ अंदाजे के लिए बता रहा हूं कि इतना रह जाएगा, फिक्स वैल्यू नहीं है ये कोई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो 1 + 1 2 kg माइनस 1.8 kg, मतलब 200 ग्राम जो मास है, 200 ग्राम मास, वो कहाँ गया? वो 200 ग्राम मास कहाँ गया? वो 200 ग्राम मास कन्वर्ट हो गया किसमें? एनर्जी में। और इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, ये जो मास है, जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं और न्यूक्लियस को बाइंड करके रख रहे हैं, उसको बांधे रख रहे हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच बाइंड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है। क्या समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करती है ये हमेशा, और बनती कैसे है? मास को कन्वर्ट करके इसको एनर्जी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जब इसी न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है, चाहे वो यूरेनियम हो, उसको जब आप ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने की वजह से आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, दैट इज न्यूक्लियस फिजन, न्यूक्लियर फिजन। फिजन की वजह से आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है, दैट विल बी अराउंड 21.6 और शायद 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी एक न्यूक्लियस के ब्रेक होने से मिलती है। ये अपने आप में बहुत एनर्जी। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गया? तो आइंस्टीन की एनर्जी मास इक्विवेलेंस थ्योरी E=mc², ये हमेशा अपने आप में पॉपुलर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीके से ये डिफाइन करती है कि मास कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी कैसे मास में कन्वर्ट होती है। और अल्टीमेटली जो थ्योरी अभी तक दुनिया सोच रही थी कि जो एलिमेंट्स होंगे वो मिलियंस होंगे या 118 होंगे या 3 होंगे या 2 होंगे, आइंस्टीन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिंगल ही है, मैटर सिंगल ही है। कभी वो एनर्जी की फॉर्म में नजर आता है, कभी वो मास की फॉर्म में नजर आता है। ये दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। क्या समझ में आ गई बात? तो क्या आपको आइंस्टीन की एनर्जी मास इक्विवेलेंस थ्योरी समझ में आ गई? क्या ये समझ में आ गया कि कैसे न्यूक्लियन बना और कैसे बाइंडिंग एनर्जी आपको मिली? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, दैट व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी एंड हाउ इट इज क्रिएटेड। या वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन्स, अगर लाइक चार्जेस प्रोटॉन्स का होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करके
न्यूक्लियस को ब्रेक करके बाहर क्यों नहीं निकल जाते? वो इसलिए बाहर नहीं निकल जाते क्योंकि कोई एनर्जी ऐसी है जो उस न्यूक्लियस को बाइंड करके रख रही है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, एंड दैट कम्स ड्यू टू दैट मास डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये जो 2 kg में से 1.8 kg घटाया, इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट की वजह से जो आपको एनर्जी मिली, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। क्या समझ में आ गई बात? चलिए, तो यहाँ ये लेक्चर एंड होता है। अब बात करते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार, क्योंकि ये ज़रूरी है। और ये E=mc² की भी थ्योरी लिख लीजिए। सो मैं इसको लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन mass and energy both are convertible to each other। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी created due to mass defect of nucleon, and it binds the nucleus against electrostatic force between protons। क्या समझ में आ गई बात? चलिए, इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर कोलिजन पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, 2 या 3 वीडियोस में वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।